Hello everyone, welcome back to my channel Crack at Rate UPPCS. In this channel, we prepare for UPPCS examination and for ROARO examination. In today's video, we are going to study about doctrine of basic structure. But before we move forward, please do like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. So let's begin. Doctrine of basic structure. तो बेसिक स्ट्रक्चर इन लेमैन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इट बेसिकली मीन्स अ कोर, अ फाउंडेशन, किसी भी चीज़ का कोर या फाउंडेशन, क्योंकि अगर कोर में क्रैक आ जाए या फाउंडेशन आपकी वीक रह जाए तो उसके ऊपर जो इमारत या स्ट्रक्चर खड़ा रहता है वो भी वीक हो जाती है या टूट जाता है। तो इसी लाइन पे सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती केस में ऑन 24 अप्रैल 1973 को डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर प्रोपाउंड किया था। अब इसको डिफाइन नहीं किया गया है कहीं पे, और क्योंकि ये एक जुडिशियल क्रिएशन है इसीलिए इसका जिक्र कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट इट इज़ एंड इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। एंड बेसिकली ये एक फीचर है, जुडिशियल क्रिएशन है तो उसके अंदर एक फीचर है कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक सर्टेन लिमिट लगा दी है कि वो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें उनके पावर के बियॉन्ड हैं। तो ये है हमारा बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ? अचानक से केशवानंदा भारती केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नहीं आया है, ये एक पूरा प्रोसीजर है, इसका इवोल्यूशन हुआ है। एंड अभी भी अगर कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट के पास आएगा विद रिस्पेक्ट टू सर्टेन अमेंडमेंट तो वो डिसाइड कर सकते हैं कि वेदर इट फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड और नॉट। एंड उन्होंने इस केस में, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया है। तो ऑब्वियसली क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे एज अ गाइडर हैं विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो उसको डिफाइन करते हैं उस केस के थ्रू या किसी एक्ट के थ्रू या किसी केस के थ्रू या जजमेंट के थ्रू कि वेदर दैट बेसिक या पर्टिकुलर थिंग फॉल्स विद इन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन और नॉट। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द इवोल्यूशन। तो क्योंकि हमने अभी जाना कि ये एक दिन अचानक से नहीं प्रकट हुआ है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये एक पूरा प्रोसीजर रहा है। तो ये शुरू कहाँ से हुआ है? इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। ठीक है। और हाँ, एक बात और कि ये पूरा जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है ये आर्टिकल 368 के अराउंड इवॉल्व करता है। आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन खोलोगे तो उसमें देखोगे कि आर्टिकल 368 बेसिकली प्रोसीजर के बारे में बात करता है विद रिस्पेक्ट टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूरा उसी के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951, द सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये बोला था कि द पार्लियामेंट हैड ऑल द पावर टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। ठीक है, कि एब्सोल्यूट पावर है पार्लियामेंट की, दे कैन अमेंड एनीथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। और जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं एटलीस्ट केशवानंदा भारती तक के केसेस के ईयर याद रखने ज़रूरी हैं एंड इनका क्रोनोलॉजी भी। आप पहले शंकरी प्रसाद, फिर सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ लिखेंगे, ये पहले सज्जन सिंह बाद में शंकरी प्रसाद, ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मेंस का क्वेश्चन बहुत आते हैं एंड इफ़ यू मेस विद द क्रोनोलॉजी यू लूज योर मार्क्स। अब शंकरी प्रसाद ने ये बोल दिया 1951 में कि एब्सोल्यूट पावर है, फिर इसको अगेन क्वेश्चन किया गया सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में, एंड सुप्रीम कोर्ट ने सेम चीज़ बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्यों हम उसको पढ़ रहे हैं कि सेम ही चीज़ बोला? क्योंकि इस केस का जो डिसेंटिंग जजमेंट था या डिसेंटिंग ओपिनियन था जो कि दिया था जस्टिस हिदायतुल्ला एंड जस्टिस मधोलकर ने, वो इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया दैट द पार्लियामेंट शुड नॉट हैव देन अनरिस्ट्रिक्टेड पावर टू अमेंड, देयर शुड बी सर्टेन लिमिट एंड द लिमिट शुड बी अपॉन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। ठीक है, कि एटलीस्ट जो सिटीजन के फंडामेंटल राइट हैं वहाँ कुछ अमेंडिंग पावर है वहाँ पे कुछ लिमिटेशन होनी ज़रूरी है। तो ये सज्जन सिंह वैसे स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में तो जो डिसेंटिंग ओपिनियन था जस्टिस हिदायतुल्ला एंड जस्टिस मधुलकर का, वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये केस पढ़ते हैं 51 के बाद 65। फिर 1967 में गोलकनाथ वैसे स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद का जजमेंट ओवर रूल कर दिया। ठीक है, और गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने बोला
या ले डाउन किया कि पार्लियामेंट प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव देम एब्सोल्यूट पावर, ठीक है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है, देयर हैज़ टू बी सर्टेन लिमिटेशन टू द अमेंडिंग पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर ये हमारा 67 में गोलकनाथ का केस हुआ। फिर इस केस चूँकि उन्होंने बोल दिया कि देयर हैज़ टू बी सर्टेन लिमिटेशन, कोर्ट ने ऐसा बोला, इस वजह से 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 जब आया तो उसमें एक प्रोविज़न आ गया था कि आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, मतलब उन्होंने खुद को फिर से एब्सोल्यूट पावर दे दी थी और वो फंडामेंटल राइट जो सिटीजन का है उसको भी अमेंड कर सकते थे। ये एक प्रोविज़न था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में। इसको रिव्यू किया था सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला को, और अपना डिसीजन भी गोलकनाथ का रिव्यू किया था। एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, इस केशवानंदा भारती के केस में बोला कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, अपना उन्होंने बोला कि लिमिट लगाओ, उन्होंने बोला ठीक है आप पूरी तरीके से कोई भी चीज़ आप अमेंड कर सकते हो, मगर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है, जैसा उन्होंने पार्लियामेंट को बोला। विच मीन दैट every provision of the constitution could be amendment, but these amendment can be subjected to judicial review to ascertain that basic structure of the constitution remains intact। और यहाँ उन्होंने ये बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करना कॉन्स्टिट्यूशन के ये काम पार्लियामेंट का है, आप कुछ भी अमेंड कर सकते हो। एंड इस केस की एक खास बात ये भी है कि उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया, तो जो भी अमेंडमेंट होगा अब वो विद इन बेसिक स्ट्रक्चर फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की अब आ जाती है, और वो उसको जुडिशली रिव्यू कर सकते हैं कि जो अमेंडमेंट हुआ है वो एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड होना चाहिए एंड इट हैज़ टू बी विद इन और मेंटेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, फिर हमारा ये 73 में केशवानंदा भारती हुआ। फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आया, जिसमें उन्होंने प्रोविज़न एक डिक्लेयर कर दिया कि देयर कैन बी नो लिमिट और नो लिमिटेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। उन्होंने फिर से ये बोल दिया कि हम पे कोई पावर नहीं लग सकती है, ये कोई लिमिटेशन नहीं लग सकता है। एंड दे और 42nd अमेंडमेंट वाज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन एज एवरीबडी नो, एंड दे हैड ऑल्सो, इसका एक और जो इसका फीचर था कि या एक और प्रोविज़न था कि उन्होंने कोर्ट्स को, बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को बार कर दिया था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा है पार्लियामेंट में, वो कोर्ट जो है उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा इन्होंने प्रोविज़न ला दिया था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। फिर ये चैलेंज हुआ हमारा मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में, एंड कोर्ट ने बोला कि Parliament cannot take away the power of judicial review of the court as it is the part of basic structure। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो पार्लियामेंट था उन्होंने कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू की पावर ले ली थी कि दे कैन नॉट जुडिशली रिव्यू एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और मिनरेवा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में उन्होंने बोल दिया कोर्ट ने कि जुडिशियल रिव्यू देखो भाई बेसिक स्ट्रक्चर है, आप वो छीन ही नहीं सकते हो, तो जो वो प्रोविज़न था उसको हटना पड़ा, वो कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड हो गया। देन अगेन वामन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981 में, तो पार्लियामेंट ने बोला था कि जितने भी, पार्लियामेंट ने बोला एंड कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि जितने भी लॉज जो 9th शेड्यूल के अंडर बन रहे हैं बिफोर केशवानंदा भारती उसको जुडिशली रिव्यू नहीं करेंगे, बट केशवानंदा भारती जजमेंट के बाद जितने लॉज 9th शेड्यूल के अंदर बने हैं दे हैज़ टू बी रिव्यूड बाय द कोर्ट, या हैज़ टू बी रिव्यूड, क्या कोर्ट के पास पावर होती है वो उसको रिव्यू कर सकते हैं। और इसको जो है ये जो डिसाइड हुआ कि इसके बाद से कर सकते हैं, इसके पहले का नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ठीक है,
फिर इसमें कुछ और चीज़ें ऐड होती गई कि क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, जिसको हम मंडल केस भी बोलते हैं, मंडल कमीशन केस, उसमें रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर में लाया गया। कि होतो हुलॉन केस 1993 में, उसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक स्ट्रक्चर, इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर में ले आया गया। फिर एस.आर. बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी को बेसिक स्ट्रक्चर में ले आया गया। तो ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं। उनमें से कुछ है जिसकी मैंने लिस्ट लिख दी है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या एक बार पढ़ लो, वो भी काफ़ी है। क्या क्या है? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, sovereign, democratic and republic nature of India, polity, secular character of the constitution, separation of power between legislature, executive and judiciary, federal character of the constitution, unity and integrity of the nation, welfare state, judicial review, freedom and dignity of the individual, parliamentary system, rule of law, etc. और भी बहुत लंबी लिस्ट है। तो एक आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर में फॉल करेगा। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है या इसका सिग्निफिकेंस क्या है बेसिक स्ट्रक्चर का। कोर्ट जो है ये डॉक्ट्रिन लाने का पीछे इसका फ़ायदा क्या हुआ या बेनिफिट क्या हुआ। तो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो बेसिकली ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल और विजन जो हमारे फाउंडिंग फादर्स जिस विजन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए थे उसको मेंटेन करता है, उसको प्रिजर्व करता है, एंड इट प्रमोट्स कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। सेकेंड सिग्निफिकेंस है कि इट मेंटेन द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर कोई भी रूलिंग पार्टी हो जो पार्लियामेंट में हो, वो अपने फ़ायदे के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से अमेंड नहीं कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन में या वो पार्लियामेंट में जो लोग हैं उनको लोगों ने चुन के भेजा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आप अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की ही सैंक्टिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो उसकी सैंक्टिटी, सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी बचाने के लिए ये डॉक्ट्रिन ले आया ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी राइट को, किसी भी फंडामेंटल राइट को या किसी भी चीज़ को अमेंड करके अपने फ़ायदे के लिए एंड लोगों को नुकसान ना पहुँचे। जैसे इमरजेंसी के टाइम पे हमने काफ़ी देखा था कि देयर वर लॉट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच वर वायलेटेड। ठीक है, तो इसी तरीके से ऐसी कोई चीज़ ना हो जिससे फंडामेंटल राइट लोगों का या लोग परेशान हो। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है फंडामेंटल राइट्स को या कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ले आया गया था। इसी में ये पॉइंट भी कवर हो जाता है कि इट प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट अगेंस्ट द आर्बिट्रेरीनेस एंड अथॉरिटेरिज्म ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इट्स अ डायनेमिक इन नेचर, इट इज़ प्रोग्रेसिव एंड इट इज़ ओपन टू चेंज, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अ लिविंग डॉक्यूमेंट। बट जो चेंज है वो हैम्पर नहीं होने चाहिए, एंड बार बार चेंज करेंगे तो वो लिविंग डॉक्यूमेंट कम ही रह जाएगा, वो अपने मन का ही कुछ हो जाएगा। तो वी डोंट वांट दैट एंड वी वांट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी मेंटेन रहे। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा या बेसिक स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच।